नमस्कार, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है लेखा शास्त्र की पुस्तक में से जो मिश्रित प्रविष्टियां के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने जो खातों के प्रकार हैं, जर्नल के नियम हैं, और वो आपको बताए थे और शायद आपने उनका दोहरान भी किया हुआ होगा। आज हम मिश्रित प्रविष्टियां, तो मिश्रित प्रविष्टियों से ऐसे है जब एक ही दिन में दो या दो से अधिक जो व्यवहार किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, और वो एक ही खाते से संबंधित हों, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रविष्टियां करने के बजाय एक ही प्रविष्टि करते हैं, जिसे हम मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। जैसे कमल, आज जैसे मान लो आज की तारीख को मैंने कमल को माल बेचा और विमल को माल बेचा है, तो ये दो लेन देन हो गए। और जो क्रेडिट किया जाने वाला खाता है वो सेल्स खाता है, तो कमल अकाउंट डीआर, विमल अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो इस प्रकार से हमने इसकी एक मिश्रित प्रविष्टि बनाई है। अब इसका हम विस्तार पूर्वक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। राकेश ने अगस्त माह में 50,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये का माल तथा 10,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो हमारे पास व्यवसाय में आ क्या रहा है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ईयर 2020, अगस्त माह की पहली तारीख को, तो 50,000 रुपये नगद। तो हम सबसे पहले हमारे पास व्यवसाय में आ क्या रहा है, कैश अकाउंट डीआर 50,000। क्यों? कैश खाता एक वस्तुगत प्रकृति का खाता है, तो जो वस्तु आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं। कैश के बाद 20,000 रुपये का माल, तो हम ये इसने 20,000 रुपये का माल, तो व्यापार में 20,000 का माल आ रहा है, यानी हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डीआर। और व्यवसाय में 10,000 रुपये का वो फर्नीचर ला रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर। व्यवसाय को देने वाला कौन है, राकेश। तो स्वामी जो होता है उसके दो व्यक्तिगत खाते होते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। तो हम उसके नाम के स्थान पर जब वो पैसे या संपत्तियां लगाता है तो हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, और व्यवसाय से पूंजी जब निकालता है तो ड्राइंग्स खाते को डीआर करते हैं। तो ये देने वाला व्यक्ति है, तो देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन नाम के स्थान पर हम इसके जो पर्सनल अकाउंट का नाम है लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो हम पर्टिकुलर इसके बाद एक लेन देन पूरा होते ही एक सीधी रेखा खींच देते हैं। तो इसने फर्नीचर लगाया 10,000 का, 10,000 का, तो टोटल लगाएगी पूंजी कितनी है, 80,000। इसके बाद हम अगला जो व्यवहार है हमारा, कमल से 15,000 का, बसंत से 20,000 रुपये का माल खरीदा। तो इसमें हमारे पास माल आ रहा है, खरीदने पर हम परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज खाता डेबिट करते हैं अगस्त 3 को। तो परचेज अकाउंट डीआर। देने वाले कौन है, देने वाले हैं एक तो कमल से हमने खरीदा 15,000 का, तो टू कमल। दूसरा है बसंत, टू बसंत। तो कमल ने 20, ये कमल से हमने 15,000 का, टोटल 15,000 का, और बसंत से 20,000 रुपये का। टोटल हमने माल परचेज किया है 35,000 का। टोटल हमने माल परचेज किया है 35,000 का। अब इस प्रविष्टि में आप देखिए कि माल खरीदा है, तो परचेज खाता एक ही डेबिट हुआ है, लेकिन माल को देने वाले दो व्यक्ति हैं, यानी दो व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। तो हम क्या करते हैं, दो प्रविष्टियां न करके एक ही प्रविष्टि हम कर देते हैं।
यानी मिश्रित प्रविष्टि। तो परचेज अकाउंट DR2 कमल टू बसंत, क्योंकि देने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और परचेज खाता एक वस्तुगत प्रकृति का खाता है, जो वस्तु आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी एक निश्चित प्रविष्टि बनाई है। अब आगे व्यापारिक खर्च 1800 रुपये तथा यात्रा व्यय 700 रुपये के चुकाए। तो दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, अवस्तुगत प्रकृति के हैं। तो अवस्तुगत खाते का जो रूल है वो है समस्त खर्चों को हम डेबिट करते हैं, यानी समस्त खर्चों और हानि को डेबिट करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अगस्त 5 को ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट DR, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो कैश खाता है वस्तुगत प्रकृति का है, जो वस्तु जा रही है हम उसको CR करते हैं, और ये दोनों अवस्तुगत हैं। यानी अवस्तुगत का नियम ही है कि समस्त खर्चों को DR करो, तो हमने इनको DR किया है और मिश्रित प्रविष्टि हमने बना दी है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे 1800 रुपये थे, तो हम 1800 रुपये डेबिट कर देंगे, और ये हमारे पैसे थे 700 रुपये। तो टोटल मिलाकर हमने 2500 रुपये का भुगतान किया है। इसके आगे दिनेश को 25,000 रुपये का माल बेचा, जिसमें से 15,000 रुपये का माल उधार बेचा। तो दिनेश माल को पाने वाला है, तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। तो दिनेश अकाउंट DR, और 25 में से 15 का माल उधार बेचा, तो हम 15,000 रुपये उसके डेबिट यानी नाम लिख देंगे। और 10,000 रुपये का हमने नगद बेचा है, क्योंकि 25 में से 15 का उधार बेचा, तो हमने नगद बेचा है 10,000 का। तो हमारे पास कैश आ रहा है 10,000 कैश अकाउंट DR टू। माल बेचा है दिनेश को 25,000 रुपये का माल बेचा, जिसमें से 15,000 रुपये का माल हमने उधार बेचा था। तो माल बेचने पर यहाँ टू सेल्स अकाउंट, तो टोटल माल हमने 25,000 रुपये का बेच दिया। एक लेन देन हमारा पूरा होते ही आपको पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में एक सीधी रेखा खींचनी है। इसके बाद ये जो दिनेश वाला है 7 तारीख का, अगस्त 7 का है। इसके बाद एक लेन देन हमारा और रह गया, किराया 3,000, वेतन 6,000 का भुगतान किया। दोनों ही अवस्तुगत प्रकृति के खाते हैं। तो अवस्तुगत खाते तो रूल है कि समस्त खर्चों और हानि को DR। तो रेंट और सैलरी दोनों डेबिट होंगे, और इनको चुकाने से जा क्या रहा है, रोकड़ कैश जा रहा है। तो कैश खाता है वस्तुगत प्रकृति का। तो वस्तुगत खाते का रूल है, जो वस्तु जा रही है उसको डेबिट जो क्रेडिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR टू कैश। तो रेंट तो डेबिट होगा 3,000 से, सैलरी डेबिट होगी 6,000 से, और कैश खाता 9,000 से क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिश्रित प्रविष्टियां बनाते हैं। कुछ विशिष्ट व्यवहारों के संबंध में जनरल प्रविष्टियां। तो सबसे पहले हम माल से संबंधित जो प्रविष्टियां उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है माल से संबंधित कुछ विशिष्ट व्यवहार, जिसमें पहला है स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु माल का आहरण। जब व्यापार का स्वामी निजी कार्य हेतु व्यापार से माल निकालता है, तो आहरण खाता डेबिट होगा, क्योंकि वो माल को पाने वाला है। उसके नाम के स्थान पर हम ड्राइंग्स के अकाउंट को DR करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज इसलिए क्रेडिट किया गया है कि हमारे क्रय किए गए माल में कमी हो रही है, तो इसे लागत प्राइस से हम क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहली प्रविष्टि बनी स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु माल का आहरण किया जाता, तो हम जर्नल बनाएंगे ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज। इसके बाद दूसरा है B पॉइंट, नमूने के रूप में माल का मुफ्त वितरण। जब हम बिक्री बढ़ाने हेतु फ्री सैंपल के तौर पर माल का वितरण करते हैं, या विज्ञापन करने हेतु माल फ्री सैंपल के तौर पर माल का वितरण करते हैं, तब वो हमारे लिए व्यय होता है। तो व्यय होने पर यानी समस्त खर्चों और हानि को डेबिट करते हैं। तो यहाँ फ्री सैंपल खाता डेबिट हुआ है, तो फ्री सैंपल अकाउंट DR टू परचेज इसलिए कि
हमारे क्रय किए गए माल में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहां परचेज खाता वापस क्रेडिट किया गया है। नंबर 3, जब हम माल दान में देते हैं, ये भी व्यापार के लिए क्या है, वे है। तो समस्त वे हानि को हम क्या करते हैं, डेबिट अवस्तुगत खाते के अनुसार। तो चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज आपको बताया था, ये वास्तविक खाते के अनुसार क्या है, हमारे क्रय किए गए माल में क्या हो रही है, कमी। तो कमी हो रही है तो परचेज खाता क्या हो रहा है, यहां पर क्रेडिट है, यानी वास्तविक खाते के रूल के अनुसार है, जो वस्तु जा रही है उसको हम CR करते हैं। और परचेज खाता इसलिए क्रेडिट हुआ है कि हमने व्यवसाय के लिए जो माल परचेज किया उसमें कमी हो रही है, तो इसलिए हमने क्या किया है, इस परचेज खाते को क्रेडिट किया है। माल में कमी होने का जो चौथा कारण है वो है माल का चोरी हो जाना, लॉस बाय थेफ्ट, आग लग जाना, लॉस बाय फायर, अन्य कारणों से माल की हानि। अन्य कारणों में जैसे इसमें लिखा है अर्थक्वेक और फ्लड, यानी भूकंप का आना, बाढ़ का आना, इससे भी माल की हानि होती है। तो लॉस बाय अर्थक्वेक या लॉस बाय फ्लड अकाउंट DR टू परचेज अभी आपको ऊपर वाली प्रविष्टि में बताया था कि हमारे क्रय किए गए माल में कमी हो रही है, इसलिए हमने परचेज खाता क्रेडिट किया है। अब इन जिन कारणों से माल की हानि हुई है, हानि होने के पश्चात यदि हमारा माल का बीमा करवाया हुआ है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी के डेबिट करना है, इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा लेना है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लॉस बाय थेफ्ट, या हानि को हमने डेबिट किया था और जब माल का हमने बीमा करवाया हुआ है तो हम वापस इंश्योरेंस कंपनी को DR और लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर या लॉस बाय अर्थक्वेक या लॉस बाय फ्लड अकाउंट को CR करते हैं। अब यदि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आंशिक दावा स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे हमने 1 लाख रुपए का बीमा करवाया हुआ है, 1 लाख रुपए का बीमा करवाया हुआ है और 80,000 का क्लेम स्वीकार कर लिया, तो आंशिक दावा स्वीकार होने पर तो हम यहाँ प्रविष्टि करते हैं, तो हमें क्लेम के रूप में पैसे मिलेंगे 80,000। तो कैश अकाउंट DR 80,000। जो 20,000 का जो लॉस हुआ है वो लाभ हानि खाते के डेबिट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 20,000 टू इंश्योरेंस कंपनी के हम 1 लाख रुपए क्रेडिट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो माल में कमी होने के जो 4 कारण दिए हुए हैं वो आपके सामने। पहला, स्वामी द्वारा जब निजी प्रयोग हेतु माल का आहरण किया जाता है। दूसरा है फ्री सैंपल के तौर पर हम ग्राहकों को जब माल का वितरण करते हैं, यानी बिक्री बढ़ाने हेतु। तीसरा कारण है माल हम दान में देते हैं, उससे भी कमी आ रही है। और जब माल में किसी भी कारण से जब हानि होती है तो परचेज खाता क्रेडिट किया जाता है। तो इन चारों परिस्थितियों में देखो परचेज खाता क्रेडिट किया हुआ है, चारों परिस्थितियों में माल में कमी हो रही है, इसमें भी परचेज खाता CR है, इसमें भी परचेज CR है और इसमें भी। तो ये माल में कमी होने के कुछ 4 बिंदु दिए हुए हैं आपको। डूबत ऋण, जब व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है तो उधार माल जिस व्यक्ति को बेचा जाता है तो वो व्यापार के लिए देनदार कहलाता है। तो देनदार के दिवालिया हो जाने, मर जाने या अन्य किसी कारण से देनदार से जब राशि वसूल नहीं हो पाती है तो वो व्यापार के लिए हानि होती है। तो वहां पर बेडर्स खाता डेबिट होता है, वहां पर बेडर्स खाता DR किया जाता है, बेडर्स अकाउंट DR टू डेटर। जब डेटर से, कई बार ऐसा होता है कि डेटर से आंशिक रूप से या यथानुपात आधार पर प्रोरेटा रेशियो के अनुसार कुछ राशि वसूल हो जाती है, कुछ राशि डूब जाती है। तो जो राशि वसूल होती है तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट करते हैं क्योंकि ये वस्तुगत खाता है। और जो राशि डूब रही है हमारी तो उसके लिए बेडर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो जनरल हमारी बनेगी कैश अकाउंट DR, बेडर्स अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट। यानी ये प्रविष्टि तब होती है जब कुछ आंशिक राशि प्राप्त हो जाती है और कुछ डूब जाती है, तब हमें ये प्रविष्टि बनानी है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि अगले वर्ष में क्या होता है, जो हमारी राशि इस करंट ईयर में डूबत है वो प्राप्त हो जाती है कई बार। तो उसके लिए हमें ये प्रविष्टि बनानी होती है कैश अकाउंट DR टू बेडर्स रिकवर्ड। यहां पर डेटर खाते को क्रेडिट नहीं किया जाता क्योंकि डेटर खाता हमने पहले ही क्रेडिट कर दिया डूबत ऋण मानकर, अब वापस अगले वित्तीय वर्ष में यहां पर डेटर खाता क्रेडिट नहीं किया जाता, उसके लिए डूबत ऋण वसूली खाता खोला जाता है। ये तब जब हमारी कई बार राशि, जो डूबी हुई राशि हमें पुनः वापस प्राप्त हो जाती है, तब हम ये प्रविष्टि करते हैं कैश अकाउंट DR टू बेडर से रिकवर्ड। इस प्रकार डूबत ऋण के
संबंध में ये प्रविष्टियां आपको बनानी है। बट्टा डिस्काउंट, बट्टा दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा, यानी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। जब विक्रेता द्वारा माल की सूची पर निश्चित प्रतिशत से ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा दिया जाता है, इसकी विक्रेता और क्रेता दोनों की पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं की जाती है। यह सिर्फ बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ही व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट हम देते हैं। ये जो माल की सूची है, माल के मूल्य की सूची उसमें से घटाकर दिखाया जाता है माल बेचते समय। और दूसरा है नगद बट्टा। नगद बट्टा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने या शीघ्र भुगतान करने के उद्देश्य से दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम व्यापारिक बट्टे के बारे में समझते हैं। व्यापारिक बट्टा, जैसे अनिल को 30,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा, तो यहां पर जो माल का मूल्य है, सूची मूल्य है, वो 30,000 है। 30,000 पर हम 10% यानी 10% से ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, तो 10% हुआ इसका 3,000। 30,000 में से 3,000 यानी इस विक्रय मूल्य में से, बीजक मूल्य में से 3,000 रुपए की राशि घटाने के बाद हमने अनिल को 27,000 रुपए का माल बेचा है। तो अनिल माल को पाने वाला है और हमारे से माल जा रहा है, तो जो वस्तु जा रही है उसको सीआर करते हैं, यानी बेचने पर सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। तो प्रविष्टि बनी अनिल अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट 27,000, क्योंकि हमने माल तो बेचा था 30,000 का, जिस पर व्यापारिक बट्टा था 10%, तो 10% घटाकर यानी माइनस करके तो राशि आई 27,000। अभी आपको बताया था व्यापारिक बट्टे की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, न तो क्रेता की पुस्तकों में, न ही विक्रेता की पुस्तकों में। दूसरा बट्टा है नगद बट्टा। तो नगद बट्टा, नगद बट्टे के बारे में अभी भी आपको बताया था, ये शीघ्र भुगतान करने या शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। यह व्यापार की हानि होती है, तो नगद बट्टे की पुस्तक में प्रविष्टि की जाती है। जैसे अनिल से 26,000 रुपए प्राप्त होते हैं और उसे 1,000 रुपए का नगद बट्टा दिया जाता है, तो हमें शीघ्र भुगतान प्राप्त हो रहा है 26,000, तो जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट, तो कैश अकाउंट DR 26,000 रुपए। 1,000 रुपए का हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया, तो ये हमारे व्यापार की हानि है। ये नाम मात्र का खाता होता है, तो नाम मात्र के खाते के रूल्स के अनुसार समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अकाउंट DR 1,000 टू अनिल 27,000। तो हमें अनिल से 27,000 रुपए प्राप्त होने थे, लेकिन उसने हमें शीघ्र भुगतान करने पर हमने उसे 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया, जो हमारे व्यापार की या व्यवसाय की हानि है। तो प्रविष्टि बनी कैश अकाउंट DR 26,000 रुपए प्राप्त होने पर, 1,000 रुपए का बट्टा देने पर डिस्काउंट अकाउंट DR टू अनिल 27,000 रुपए। अब ये तो राशि प्राप्त होने पर हमें कई बार किसी को भुगतान करना होता है, जैसे नंबर 3, तो हमें बट्टा प्राप्त भी होता है और बट्टा हम देते भी हैं। तो रवि को 30,000 रुपए के पूर्ण भुगतान में 28,000 रुपए चुकाए। रवि को 30,000 रुपए चुकाने थे, लेकिन फाइनल पेमेंट हमने जब किया उसको 28,000 रुपए का किया, अर्थात हमें 2,000 रुपए का नगद बट्टा प्राप्त हुआ, जो व्यापार के लिए लाभ है। तो प्रविष्टि यहां पर होगी रवि अकाउंट DR 30,000 रुपए रवि को देने थे, तो टू कैश नगद भुगतान ने हमने किया 28,000 का। टू डिस्काउंट, ये 2,000 रुपए का हमें जो कैश डिस्काउंट प्राप्त था, जो हमारे व्यवसाय के लिए लाभ है। लाभ होने पर हमें इसको CR करते हैं, हानि होने पर हमें इसको DR करना होता है। ये नाम मात्र का खाता है और लाभ होने पर इसे हम CR करते हैं। तो ये भुगतान करने पर हमने प्रविष्टि बनाई है रवि अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो बट्टे के बारे में हमने ये मूल रूप से ये प्रविष्टियां समझी है। लास्ट में बिक्री कर, सेल टैक्स। जब विक्रेता द्वारा क्रेता को माल बेचा जाता है, तो माल बेचते समय कस्टमर से विक्रय के साथ साथ सेल टैक्स की राशि भी वसूल की जाती है। उस संबंध में यह प्रविष्टि की जाएगी माल का विक्रय करने पर, यानी विक्रेता द्वारा क्रेता को माल विक्रय करने पर यह प्रविष्टि की जाएगी कैश अकाउंट DR। जब माल बेचते हैं तो नगद माल बेचते हैं तो कैश आता है, और टू सेल्स तो माल बेचते समय सेल्स खाते को CR करते हैं, क्योंकि
व्यापार से माल जा रहा है। अब बेचते समय यदि कस्टमर से विक्रय की राशि के साथ साथ सेल टैक्स की राशि वसूल की जाती है, तब सेल्स विक्रय की राशि के साथ साथ सेल टैक्स की राशि भी हमें जब प्राप्त होती है, तब ये प्रविष्टि बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स टू सेल टैक्स अकाउंट। तो यानी पहले माल जो बेचा है ये और ये सेल टैक्स, तो ये इन दोनों की रकम जोड़कर हमें यहां कैश के रूप में प्राप्त हो जाएगी। जब ये सेल टैक्स की राशि सरकारी कोष में जब जमा करवाई जाती है, तब प्रविष्टि हमें ये करेंगे, यानी सरकार को बिक्री कर की राशि जमा कराने पर तो सेल टैक्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये खाता वापस डेबिट हो जाएगा और हमारे व्यापार से जा क्या रहा है कैश, तो सेल टैक्स अकाउंट डीआर टू कैश। लेकिन कई बार वित्तीय वर्ष के अंत में हम ये सरकारी कोष में राशि जमा नहीं करा पाते, तब ये व्यापार के लिए एक दायित्व के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आगामी क्लासों में हम आज जो हमने कुछ विशिष्ट व्यवहारों के संबंध में जो जनरल प्रविष्टियां पढ़ी हैं, उनका एक क्वेश्चन हम हल करेंगे।